हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप लोग भारती केमिस्ट्री हब में पढ़ने वाले हो आज संकरण। और संकरण क्या होता है और संकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को ये जो टॉपिक है बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या है, और ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे और सारे एग्जाम्पल करके देखेंगे कि कैसे संकरण होता है और कैसे उसके प्रकार होते हैं और कैसे हम उसकी संरचना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग संकरण, है ना। देखो टॉपिक लिखा है संकरण। संकरण को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने परिभाषा लिखा हुआ है कि संकरण क्या है। देखो, जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं और उतनी ही समान संख्या में ऊर्जा और आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक, देखो हमको इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है कि क्या होता है संकरण। क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास मान लो कि कोई परमाणु है और उसके पास समान ऊर्जा वाले कक्षक, हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के कक्षक हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, है ना। एस पी डी एफ कक्षक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक, मान लो ये एस कक्षक है और ये भी हमारा क्या हुआ? एस कक्षक है। इन दोनों की ऊर्जा क्या हुई? समान हुई। तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में मिलेंगे और मिल करके ये क्या करते हैं? अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण, मतलब ये वाला जो कक्षक है अपनी ऊर्जा इसको दे देता है और ये अपनी ऊर्जा इसको दे देता है। ठीक है, तो परिभाषा में क्या लिखा है कि किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो कक्षक है वो आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण, मतलब ये अपनी ऊर्जा इसको दे रहा है और ये कक्षक अपनी ऊर्जा इसको दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया? अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया, एक दूसरे को अपनी ऊर्जा देते हैं तो उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और आकृति वाले नए कक्षक बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कक्षक मिले तो 2 कक्षक यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ, है ना। उतनी ही संख्या में इनका आकार भी वैसा का वैसा ही है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। ठीक है, अब ये जो संकरण है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो संकरण के प्रकार में ध्यान देना कि सबसे पहला जो संकरण है वो क्या कहलाता है? हमारा sp संकरण, है ना। एक होता है sp संकरण, sp2 संकरण, फिर sp3 संकरण, sp3d संकरण, है ना, sp3d2 संकरण। ठीक है, तो इस तरीके से इतने प्रकार के संकरण होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। कई बार आप लोग क्या करते हो कि अपने मन से कोई भी संकरण लिख देते हो, तो अपने मन से नहीं लिखना है, ये अणुओं की आकृति पर निर्भर करता है कि हमको कैसा संकरण वहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि सिर्फ इतने ही प्रकार के संकरण होते हैं, अपने हिसाब से कोई भी संकरण मत लिखना, है ना। तो चलो हम लोग एक बार बारी बारी से देखते हैं कि sp संकरण क्या होता है, sp2 क्या है, sp3 और d और sp3d2 संकरण क्या होता है। ठीक है, ये पहला संकरण है जिसका नाम है sp संकरण। इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक की दिख रहा है, एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले 2 नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, तो यही क्या कहलाएगा? sp संकरण कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने लिया BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि ये जो BeCl2 है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। तो इसका हमको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो वाली जो अवस्था है वो क्या कहलाएगी? सामान्य अवस्था, या हम इसको क्या कहेंगे? मूल अवस्था भी कहेंगे। ठीक है, ये हमारा सामान्य अवस्था था। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 और होगा 2s2, है ना। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 कक्षकों में जाना चाहिए, 1s2, 2s2, और अगर हम 2p की बात करें तो वहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम लिख देंगे 2p0 लिखेंगे। ठीक है, तो 1s2, तो s कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया। 2s जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया। और 2p जो कक्षक है उसमें 3 कक्षक होते हैं लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो वो क्या रहेगा? 2p0 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी अवस्था है? सामान्य अवस्था। अब हम देखेंगे इसी की उत्तेजित अवस्था, है ना। तो देखना कि जब भी यहाँ पर क्या रहेगा? उत्तेजित अवस्था रहेगा
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, दूसरे कक्षक में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो 1s2 2s2 है ना, तो पहले 1s का इलेक्ट्रॉन तो जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि वो पूर्णतः क्या है, भरा हुआ है। अब जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो 2s कक्षक से कहाँ पर चला जाएगा, 2p जो कक्षक है वहां पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये 2s है, अब ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा, 2p में चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर गया तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2p में इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, अब देखो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2p में चला गया। ठीक है, अब यहाँ देखो हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे कि इसमें कौन सी अवस्था संकरण हो रहा है, sp संकरण। तो sp संकरण ये जो अवस्था कहलाएगी वो कौन सी अवस्था होगी, हमारी संकरित अवस्था होगी। ठीक है, 3 प्रकार की अवस्था है, एक सामान्य अवस्था, एक उत्तेजित अवस्था और एक है संकरित अवस्था। तो यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें इस तरीके से था। अब देखो ये जो अवस्था है वो किसकी थी, बेरिलियम की थी, है ना। अब बेरिलियम में क्या होता है, संकरण होता है, मतलब एक कक्षक रहेगा उसमें दूसरा कक्षक आकर के क्या करता है, अतिव्यापन। तो बेरिलियम था, अब ये जो एग्जाम्पल है उसमें 2 क्लोरीन है, तो हम क्या करेंगे, बेरिलियम का कक्षक लेंगे, उसमें क्लोरीन के जो अणु है वो आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से दर्शा रहे हैं, ये किसका है, क्लोरीन का है, ये भी किसका है, क्लोरीन का है। तो ये हमारा कौन सा कक्षक था, एस कक्षक, और ये कैसा है, पी है। तो हमारा जो संकरण है वो क्या हो गया, एस और पी संकरण, है ना। इस संकरण का नाम क्या था, एसपी संकरण, क्योंकि इस एक एस कक्षक और एक पी कक्षक मिश्रित हुए और 2 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हमको अगला काम क्या करना है, इसकी संरचना बना करके देखनी है कि इसकी जो संरचना है वो कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम का सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एस कक्षक लेते हैं। जैसे हमने लिया ये बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम में है हमारा एस कक्षक प्लस इसकी जो संरचना है किससे संकरण कराएंगे हम लोग, पी से संकरण कराएंगे। तो पी कक्षक की आकृति कैसे होती है, इस तरीके से होती है ना। तो ये हो गया हमारा एक एस कक्षक और ये कौन सा हो गया, पी कक्षक। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, एस कक्षक और पी कक्षक, और यहाँ पर कौन सा निर्माण होगा, sp संकरण का निर्माण होगा। तो हमारे पास इस तरीके की संरचना जो है वो बनेगी। ठीक है, तो ये जो संरचना है वो ऐसा हो जाएगा, और ये जो संकरण है वो क्या कहलाता है, sp संकरण कहलाता है ना। तो ध्यान देंगे sp संकरण में जो आकृति है वो कैसी होती है, रेखीय आकृति होती है। ठीक है, तो ये है sp संकरण। इसकी जो संरचना है हम उसको एक और तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा किसका हुआ, बेरिलियम का हुआ, और ये जो कक्षक है वो किसके हो गए, क्लोरीन के हो गए। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये कौन है, बेरिलियम है, ये किसका है, एक क्लोरीन का है और ये एक क्लोरीन का है। ठीक है, तो इसको एक बार बस देखेंगे कि यहाँ एस कक्षक, यहाँ पी कक्षक, और कौन सा संकरण हो रहा है, sp संकरण। ठीक है, तो ये जो संरचना हुई इसको हम कैसे करेंगे, इसकी जो आकृति है, देखो कुछ चीजें तुमको लास्ट में लिखनी है, उस वो क्या क्या रहेगा उसको ध्यान से सुनना। जैसे कि पहला तुमको पता होना चाहिए कि जब हमने BeCl2 में क्या कराया, संकरण कराया, तो संकरण कौन सा था हमारा, sp संकरण। ठीक है, जब हमने संकरण कराया तो क्या बना, sp संकरण। इसकी जो आकृति थी वो कैसी थी, रेखीय आकृति थी, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। ठीक है, ये रेखीय आकृति, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर। कैसे हुआ, यहाँ पर बेरिलियम था, यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये कैसा दिख रहा है, रेखीय दिख रहा है। और इसका जो बंध कोण है इसका मान क्या होगा, 180 अंश। ठीक है, तो इन चीजों को भी यहाँ पर लिखना है कि इसके बंध कोण का मान क्या होगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये इतनी चीजें तुमको कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। और एक और चौथी चीज होती है प्रकृति, कि हमने जो एस और पी कक्षक लिया वो कितने प्रतिशत है। तो जो एस कक्षक है वो कितना प्रतिशत होता है, 50%, क्योंकि दोनों आधा आधा है, और पी जो कक्षक है वो भी कितना प्रतिशत होता है, 50%। ठीक है, तो इतनी चीजें तुमको लिखना है लास्ट में, कौन सा संकरण है, आकृति और बंध कोण। रही बात इसकी, तो बेरिलियम क्लोराइड में देखो, अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो कैसी आकृति दिखाई दे रही है, लीनियर या रेखीय आकृति, है ना।
तो यहाँ पर क्या होता है, गणित में तुम लोग पढ़े होगे कि यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इस तरीके से रखा है तो ये कितने अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हम लोग एसपी संकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं वो कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। ठीक, तो जो sp2 संकरण है वहां पर भी सेम यही डेफिनेशन होगा, लेकिन बस वहां पर क्या हो जाएगा, एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले 3 नए कक्षक का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगा, sp2 संकरण कहलाएगा। ठीक है, तो देखो sp2 संकरण में हमारा जो दूसरा संकरण है वो क्या है, sp2 संकरण। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेना, एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिश्रित होकर 3 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण कहलाता है। ठीक है, अब ये जो sp3 संकरण है इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है sp2 संकरण का, जो है वो है BCl3, है ना, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, BCl3 हमारा एग्जाम्पल होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको इसकी सामान्य अवस्था ज्ञात करना। जैसे कि बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5, अब हमको क्या करना है, इसका सामान्य अवस्था, मतलब सामान्य अवस्था में क्या करते हैं, हम इसकी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2p1। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2p1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो p कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमारा कौन सा अवस्था हुआ, सामान्य अवस्था। अब अगली जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, उत्तेजित अवस्था होती है। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में हमको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन हट करके कहाँ चला जाता है, दूसरे कक्षक में चला जाता है। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ वाला इधर चला गया। ठीक है, तो अब देखो उत्तेजित अवस्था हुई। अब जो संकरण होता है ना, संकरित अवस्था होती है, तो संकरित अवस्था में क्या चीज होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या होगा, जो 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वो जाकर इसमें अटैच हो जाएंगे। 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक पहले से था, है ना, 3 यहाँ पर कक्षक है, एक पहले से है, ये भी पहले से है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो एक क्लोरीन यहाँ पर चला गया, दूसरा क्लोरीन यहाँ चला गया और तीसरा क्लोरीन यहाँ। तो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखो एक S कक्षक है और P कक्षक कितने हैं, 2 है। तो ये जो संकरण होगा वो कैसा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा, है ना। हर जगह यही चीज रहेगी, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था और संकरित अवस्था। ठीक है, हर बार हमको ये काम करना है। ठीक, अब अगला काम क्या होता है कि इसकी हमको क्या देखनी, संरचना देखनी है। तो BCl3 मतलब बोरॉन क्या है, बीच में, एक क्लोरीन ऊपर रहेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर और तीसरा क्लोरीन कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है, त्रिकोणीय संरचना दिखाई दे रही है ना। तो इस संरचना में इसकी जो आकृति है उसका नाम क्या रहेगा, त्रिकोणीय समतली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने कोने हैं, 3 कोने हैं, तो इसकी जो आकृति है वो क्या हुई, त्रिकोणीय समतली। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बंध कोण का मान लिखते हैं, है ना। तो इसका जो बंध कोण का मान है वो कितना अंश होता है, ये वाला 120 अंश। तो ये जो कोण है वो 120 अंश का कोण बनाता है और संकरण कौन सा है, sp2 संकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, पूरा आकृति बताना है, बंध कोण का मान भी बताना है। ठीक, तो अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये संरचना कैसे बनी हुई, तो देखो इसमें BCl3 कह रहा है, तो ये जो संरचना है ऐसे बना हुआ है ना। यहाँ पर ये रख के देखो, ये एक क्लोरीन हुआ, ये दूसरा क्लोरीन हुआ और ये तीसरा क्लोरीन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं त्रिकोणी, 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना। याद नहीं रखना है, समझना है हमको, है ना, कि यहाँ पर त्रिकोणी हुई और इसको हम समतल पे रख सकते हैं। तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणी समतली संरचना कहेंगे। ठीक है, तो ये जो संकरण हुआ वो हमारा कौन सा संकरण हुआ, sp2 संकरण हुआ। ठीक है, अब ये जो sp2 संकरण है वहां पर S प्रकृति कितनी होती है, 33%, है ना।
जब हम देखें कि S प्रकृति कितनी है तो वो कितनी होती है 33%। खैर ये वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा कि S प्रकृति 33 है और P कितने हैं 2 है, तो P की जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी 66% हो जाएगी। ठीक है, तो इतना चीज जरूरी है जब पूछा जाए sp2 संकरण तो पूरा ये हमको लिख के दिखाना है। इनकी आकृति क्या होती है, बंध कोण का मान क्या होता है, प्रकृति नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा sp2 संकरण है ना। यहाँ पर ये sp2 है, एक S कक्षक और 2 P कक्षक मिलकर के क्या बनाते हैं sp2 कक्षक। लेकिन यहाँ पर देखो 2 है और ये 1 है, तो टोटल कितने में 3 में, तो ये यही चीज लिखा है 3 कक्षक बनाएंगे। ठीक है, अब अगला वाला हम लोग देखते हैं जो कौन सा संकरण होगा sp3 संकरण। अगला संकरण है हमारा sp3 संकरण। यहाँ पर क्या होता है, एक S कक्षक और 3 P कक्षक आपस में मिश्रित होकर sp3 संकरण बनाते हैं। लेकिन कक्षक कितने बनते हैं, 4 नए कक्षक। ये 3 P हुआ और एक S हुआ, तो टोटल कितने नए कक्षक बने, 4 नए कक्षक। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH4, जिसको कि क्या कहा जाता है, मीथेन। तो जैसे सब में करते आ रहे हैं, इसका क्या होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसकी सामान्य अवस्था में क्या हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p2। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है। देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तेजित अवस्था क्या है। उत्तेजित अवस्था का ये मतलब है कि जब कोई भी अणु है उसको हम लोग किसी भी प्रकार की ऊर्जा देते हैं, चाहे हम उसको सूर्य का प्रकाश देंगे या उसको हम गर्म करेंगे, है ना, या किसी भी प्रकार की ऊर्जा जब हम देते हैं तो वो क्या होता है, अणु सामान्य अवस्था से ऊपर चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में चला जाता है। तो यही क्या कहलाती है, उत्तेजित अवस्था, है ना। तो उत्तेजित अवस्था में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो देख लेते हैं, ये अकेला हो गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 गया, तो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो जैसा हम लोग करते आ रहे हैं ये ऐसे ही लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, संकरित अवस्था में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से ये 4 हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर कौन सा संकरण करेंगे, sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो आकृति है देखो, बीच में कौन है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है ना। ये जो पूरा जो कक्षक बना है वो किसका है, कार्बन का है। इसमें ये जो गोले की आकृति में है 4 हाइड्रोजन वहां पर संकरण करेंगे और ये जो बंध बन रहा है वो कैसा बंध बना है, सिग्मा बंध। हमको पता है कि सिग्मा बंध कैसा बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। पाई बंध कैसा बनता है, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से, है ना। जो पहले के वीडियोस नहीं देखे हो वो जा करके देखो, उसमें पूरा बताई हूँ मैं कि कैसे सिग्मा बंध बनता है और कैसे पाई बंध बनता है। ठीक है, तो इसकी जो आकृति है वो कैसी आकृति होगी, चतुष्फल की आकृति, क्योंकि यहाँ पर कितने कोने हैं, 4 कोने हैं। ठीक है, जब ऐसे था तो हम उसको क्या बोल रहे थे, त्रिकोणीय आकृति कह रहे थे। लेकिन जब एक पेन मैं यहाँ पर लगा दूं, ठीक है, यहाँ पर एक लग गया, तो ये किस तरीके का दिख रहा है, ये देखो ये कैसा दिख रहा है, चतुष्फल की, है ना। 1 2 3 4, इसके 4 कोने, तो ये कैसी आकृति हुई, चतुष्फल की आकृति। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कोई नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 4 कोने हैं, जैसे ये देख लो, यही चीज है। इसमें अब मैं 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा चतुष्फल की आकृति कहलाएगा। ठीक है, और याद रखना कि इसका जो बंध कोण है इसका मान कितना हुआ, 109 डिग्री 28 मिनट, और इसके संकरण का नाम क्या है, sp3 संकरण हुआ। अब ये जो डायग्राम है इसकी जो संरचना है उसको सिंपल सा भी बना सकते हो तुम लोग, कि यहाँ 1 कार्बन हुआ, यहाँ 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर भी कैसा दिख रहा है, ये चतुष्फल की आकृति दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी सिंपल डायग्राम बना सकते हो, और इसके बंध कोण का मान याद रखना 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, अब देखो आप रसायन पढ़ रहे हो और इसमें कोई अपवाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो sp3 संकरण है उसमें अपवाद है, एक है अमोनिया का और एक है H2O मतलब जल का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो उत्तेजित अवस्था दिखाई दे रही है वो उत्तेजित अवस्था उसमें नहीं पाई जाती। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें उत्तेजित अवस्था नहीं पाई जाती और इसमें कौन सा संकरण होता है। संकरण तो खैर sp3 संकरण ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, अपवाद होता है। ठीक है, क्या अपवाद होगा कि इसमें क्या नहीं होती है, उत्तेजित अवस्था नहीं होती। तो चलो देखते हैं हमारा जो अपवाद है, ठीक, उस अपवाद में कौन है,
NH3। और यही एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि तुम लोग को मालूम है उत्तेजित अवस्था में जाना है तो सीधा आप लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2 और 2 4, कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2p3, है ना। तो 1s2 मतलब यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 मतलब भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 है ना, तो ये जो 2p3 है इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, अब देखो ये हमारी कौन सी अवस्था थी, सामान्य अवस्था। अगली अवस्था में लिखना कि यहाँ पर उत्तेजित अवस्था नहीं होती, यहीं पर आप एक्सप्लेन कर दो कि उत्तेजित अवस्था नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती वो देखते हैं हम लोग, पहले लिख देते हैं उत्तेजित अवस्था नहीं होती, है ना। अब देखो अगला जो स्टेप है, यहाँ पर क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना कि sp3 संकरण है, तो समझ ही गए होगे कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, sp3 संकरण मतलब ये 2 हुआ। अब इन तीनों को हम लोग साथ में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर संकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, एक किसका है s कक्षक का और ये किसका है p का, 2p का है और ये किसका है 2s का। तो यहाँ पर देखो उत्तेजित अवस्था नहीं है, लेकिन NH3 जो है पहले जैसा करते थे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कौन है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। संकरण तो होगा, बस इसमें क्या नहीं हो रहा है, उत्तेजित अवस्था नहीं हो रही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक S कक्षक और 3 P कक्षक मिश्रित होकर नए कक्षक का निर्माण करेंगे और यहाँ पर संकरण वही होगा sp3 संकरण। बस अब इसकी संरचना देखना है ना। देखो नाइट्रोजन है, तो जो नाइट्रोजन होता है उसको देखो, नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अभी आप लोग देख रहे होगे कि जब हमने संकरण किया तो इन 2 कक्षकों को लिया, इसको हमने नहीं लिया, है ना। तो उसका कारण क्या है, एक चीज याद रखना कि जब कोई भी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है तो वो संकरण में भाग नहीं लेता। जैसे अगर हम S कक्षक की बात करते हैं तो ये जो S कक्षक है इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसीलिए संकरण में भाग नहीं लेगा। अब ये क्यों ले रहे हैं, इसका भी तो कक्षक भरा है, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तभी तो इसमें संकरण होगा, क्योंकि संकरण क्या होता है, जब एक S कक्षक और 3 P कक्षक आपस में मिश्रित होंगे तभी क्या होता है, संकरण होता है। 2 नए कक्षक मिलेंगे तभी संकरण होगा। तो एक चीज ध्यान देना कि जो कक्षक पूरा भरा हो वो संकरण में भाग नहीं लेता, तो ये पूरा भरा था इसने भाग नहीं लिया। अब हम इसकी संरचना बना करके देखते हैं, NH3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखो तीनों हाइड्रोजन हुआ, अब ये 2 दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इनको इस तरीके से लिखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहे हैं क्योंकि इसने यहाँ पर पूरा 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, तो ये जो संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिडी संरचना कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति कैसे बनी है, इस तरीके से बनी है ना, NH3 है, बस यहाँ पर क्या है 3 कोने हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको चतुष्फल की दिख रहा है, लेकिन इसकी जो आकृति है यहाँ पर सिर्फ 3 कोने हैं, 3 पिरामिड जैसे आकार बने हैं, ऐसा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पिरामिडी। देख लो इसको हम लोग कैसी संरचना कहते हैं, पिरामिडी। जैसे तुम लोग पिरामिड बनाते थे ना, ऐसे बनता है पिरामिड, है ना, तो वही पिरामिड ही है। अगर ये ऐसा होता तो त्रिकोणी बन रहा था, ठीक, लेकिन जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, पिरामिडी संरचना बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, पिरामिडी आकृति, या फिर इसको पिरामिडी आकृति भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके बंध कोण के मान की गणना करें, है ना, इसका बंध कोण क्या होता है, तो इसका जो बंध कोण है वहां पर इसका मान क्या हो जाएगा 160 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं और इसका जो बंध कोण है वो क्या हो गया यहाँ पर 160 डिग्री। ठीक है, तो ये अपवाद है, बस ध्यान देना कि यहाँ पर उत्तेजित अवस्था नहीं पाई जाती। जब इस तरीके की संरचना थी तो हमने उसको क्या कहा, चतुष्फल की कहा, लेकिन जब यहाँ पर से ये हट गया, यहाँ पर कौन आ गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, तो इसकी जो आकृति है वो कैसी हो गई, पिरामिडी आकृति हो गई है। ठीक है, तो बस इसी का ध्यान रखना है ना। एक और देखते हैं H2O। H2O में भी क्या नहीं होता, उसमें भी उत्तेजित अवस्था नहीं पाई जाती और वो भी क्या होता है, sp3 संकरण को दर्शाता है। ठीक है, तो देखते हैं H2O में कैसा होता है।
ये हमारा H2O। सबसे पहला काम, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p क्या लिखेंगे, 2 और 2 4, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये हो गया 2p4। ठीक है, तो लिख दो इलेक्ट्रॉन, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और यहाँ पर 2p4 हो गया, है ना। तो 2p4 में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, 1 2 3, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर कैसे होगा। ये जो संकरण है यहाँ पर उत्तेजित अवस्था नहीं होती, हम लोग जानते हैं। ठीक है, उत्तेजित जो अवस्था है वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, ये जो 1s कक्षक इसका पूरा भरा हुआ है, तो जो भरे कक्षक है वो भाग नहीं लेते, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग लेंगे 2s और 2p4 को। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो पूरा भरा हुआ कक्षक रहता है वो क्या कहलाता है, हम लोग जानते हैं 2 प्रकार के बंध बनते हैं। एक होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक बंधित युग्म। तो जो बंध बनाएगा वो बंधित युग्म, जैसे ये बंध बनाएगा वो बंधित युग्म है, लेकिन जो बंध नहीं बनाता वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो देखो यहाँ पर संकरण में कैसे होगा, ये हमारा 2s है और बाकी को इसी में जोड़ देते हैं, 2p को, ये ऐसा है और ये इस तरीके का 2s और ये कौन है 2p। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो एग्जाम्पल हो गया है H2O, मतलब ऑक्सीजन के कक्षक में 2 हाइड्रोजन अति व्यापन करेंगे। तो ये हमारा एक हाइड्रोजन हुआ और ये दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो संकरण है वो अभी भी क्या कहला रहा है, 1s और 3p। तो संकरण कौन सा है, sp3। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हमारे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। तो ऑक्सीजन का देखो, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ऐसी संरचना बनेगी। अब ये जो 2 दिख रहा है वो क्या है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इन दोनों ने बंध बनाया तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहला है। ठीक है, अब जो बाकी के 2 है वो बंध नहीं बनाएंगे तो उसको हम लोग सामान्य ऐसे रख देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सर टोपी पहना देते हैं ना। तो ये हो गया, टोपी पहना दिए। तो ये जो है ये यही 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब देखो आप लोग ये कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, वी आकृति, है ना। तो इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, वी आकृति। ठीक, तो हम लोग इसकी संरचना आकृति क्या है, इसको लिखेंगे वी शेप, है ना, या फिर वी आकृति होती है। इसका जो बंध कोण है ना, बंध कोण का मान होगा वो भी, इसका जो बंध कोण है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, 160 डिग्री, या पिछले वाले का था, इसका कितना हो जाएगा 109 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो बंध कोण है वो क्या हो जाता है 109 डिग्री। तो ऐसे याद रखना, बस यहाँ पर देखना कि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या कहलाता है हमारा, इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो यही दोनों अपवाद है, इसमें उत्तेजित अवस्था जो है वो नहीं पाई जाती। देखो अगला वाला संकरण है वो है sp3d संकरण, 4थे नंबर का संकरण है। परिभाषा वैसे ही लिखोगे जैसा हम लोग लिखते आ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं, मतलब एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो वहां पर देखो कितने कक्षक है, ये 1 3 और 1, टोटल कितने हुए 5 नए कक्षक। और संकरण कौन सा होगा, sp3d संकरण। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया, PCl5। PCl5 को बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमको फॉस्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, तो इसका लिख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना। मतलब टोटल कक्षकों में हमको 15 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। ठीक है, तो हमको मालूम है कि जो कक्षक पूरी तरीके से भरे होते हैं वो संकरण में भाग नहीं लेते, तो हम इसको भाग नहीं लिवा रहे संकरण में। कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से संकरण शुरू होगा। तो ये 3s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s में आ जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। d में एक भी नहीं है इसलिए 3d 0, है ना। एक कक्षक खाली होना चाहिए तभी तो उसमें उत्तेजित अवस्था होगी। तो ये हमारी सामान्य अवस्था थी। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है 3s2 3p3, है ना। तो यहाँ देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा इस कक्षक में। ठीक है, तो यहीं से देखते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा हुआ है ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया उत्तेजित अवस्था में। अब संकरित अवस्था को मैं इसी में बता रही हूँ। हमारे पास कितने
क्लोरीन है 5 क्लोरीन। तो ध्यान देना 5 क्लोरीन है मतलब हमको 5 खाली कक्षक चाहिए, तभी इस पी कक्षक में क्लोरीन जाके अतिव्यापन करेगा, ये संकरण करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कक्षक हुआ क्लोरीन का, ये दूसरा कक्षक क्लोरीन है, यहाँ पर भी ये हो गया हमारा तीसरा क्लोरीन, ये है चौथा क्लोरीन और ये है पांचवा। अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो ध्यान देना PCl5 5 क्लोरीन है मतलब 5 हमको खाली कक्षक चाहिए। तो ये एक S का, 3 P का और एक D का। तो यहाँ पर कौन सा संकरण हुआ? sp3d संकरण हुआ। ठीक है, अब इसको देखना, इसका जो डायग्राम है वो कैसा है, PCl5 है ना। तो ये जो PCl5 है वहां देखो जो 3 क्लोरीन है वो तीनों कोनों पे है। ठीक, तो तीनों कोनों पे जब हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय बोलते हैं, पहले भी देखा है हमने। तो यहाँ पर PCl5 है तो 3 क्लोरीन कोनों पे है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणीय कहेंगे। और ये दिख रहा है एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, है ना। 2 पिरामिड के जैसे है और 3 कोने हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकोणीय और द्विपिरामिडी। ठीक है, अब याद रखना इसके बंध को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। ये जो ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे हैं ये P और ये Cl है ना, तो ये जो PCl बंध है वो कैसा होता है? अक्षीय बंध कहलाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान देना ये ऊपर और नीचे के जो बंध है वो क्या कहलाते हैं? अक्षीय बंध। और ये जो ऐसा कोने में तिकोना बना हुआ है PCl और ये PCl, ये कैसे कहलाते हैं? निरक्षीय बंध, है ना। तो जो अक्षीय बंध है देखो कितने अंश का कोण बना रहे हैं ये वाला जो अक्षीय बंध है, जैसे ये है हमारा अक्षीय बंध, ये है ना, तो ये कितने अंश का कोण बना रहे हैं? यहाँ पर अक्षीय बंध तो हम ऊपर और नीचे को कहेंगे, लेकिन इनके बंध कोण का मान देखते हैं, ये ऐसे है। तो हम सब बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि जो इस तरीके का कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो ये देख लो इसका मान 90 अंश है, और ये जो इस तरीके का बंध बना हुआ है उसका मान कितना है? 120 अंश। तो इसकी जो आकृति है वो क्या होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और इसके बंध कोण का मान क्या होगा? 90 अंश और 120 अंश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा संकरण हुआ? sp3 संकरण हुआ, है ना। अब हम लोग देखते हैं sp3d तो हो गया, अब sp3d2 संकरण देखते हैं। तो जो sp3d2 संकरण है वहां पर क्या होगा? ये तो डायग्राम पूरा हट जाएगा, है ना। तो देखो sp3d2 संकरण मतलब यहाँ पर एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 t कक्षक आपस में मिलेंगे, और टोटल कितना कक्षक हो रहा है? 3 4 5 6, है ना। तो 6 नए कक्षक, और यहाँ पर जो संकरण बनेगा वो कैसा हो जाएगा? sp3d2 संकरण हो जाएगा। उदाहरण में हम लोग लेते हैं SF6 का उदाहरण। ठीक है, और इत्तेफाक से सल्फर जो है फास्फोरस के बाद आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो 16 है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और क्या हो जाएगा? 3s2 3p4, है ना। ये 2p6 था, 3s2 हो जाएगा और 3p4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले वाले में ही कंटिन्यू करते हैं, ये तो भाग नहीं लेंगे। 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो यहाँ पर डाल दो ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जैसे कि सामान्य अवस्था बनी, अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, अब इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका गया तो ये आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये आएगा, है ना। और यहाँ पर जो संकरण होगा वो किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, है ना, क्योंकि हमने कंपाउंड क्या लिया है? फ्लोरीन लिया है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन के कक्षक जा करके अतिव्यापन करेंगे, किसके साथ? सल्फर के साथ। मतलब ये सल्फर का लिख रहा है, सल्फर में जाके फ्लोरीन अतिव्यापन करेंगे। तो कैसा संकरण हो रहा है? एक S कक्षक, 3 P कक्षक और 2 D कक्षक। मतलब यहाँ पर कैसा संकरण हुआ? sp3d2 संकरण। इसका डायग्राम बहुत इजी है, SF6 है ना, तो 6 फ्लोरीन है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 4 फ्लोरीन, और एक ऊपर और एक नीचे, है ना। इस चारों फ्लोरीन को लिख लेते हैं, और एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे। तो जब सल्फर 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ होता है या घिरा हुआ होता है, तो इसकी जो आकृति होती है वो क्या होता है? अष्टफल की, है ना। इसकी आकृति कैसी कहलाएगी? अष्टफल की कहलाएगी, और इसका जो बंध कोण का मान है वो कितना होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इजी है संकरण। इतनी चीजें होने जरूरी है एग्जाम में कि इनकी आकृति अष्टफल की है और इनके बंध कोण का मान क्या होता है?
SF6 है, मतलब इसके जो बंद कोण का मान क्या होगा, ऐसे रखा हुआ ये, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण ये निर्माण करती है। ठीक है, अब हम लोग एक और लास्ट संकरण देखते हैं जिसका नाम क्या है, sp3d3 संकरण। हमारा सबसे लास्ट वाला संकरण है जिसको हम क्या कहेंगे, sp3d3 संकरण। परिभाषा अभी भी वैसे ही है जैसा हम लोग लिखते आ रहे हैं कि एक s कक्षक, 3p कक्षक और 3d कक्षक आपस में मिलते हैं तो 7 नए कक्षक बनेंगे और यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp3d3 संकरण होगा। तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है IF7 का, तो हमको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53 है ना। देखो कई लोग को अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आ रहा होगा तो उन लोग को टेंशन की बात नहीं है, आप लोग अभी याद कर लेना, फिर मैं वीडियो डालूंगी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फिर आप लोग लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो पहला काम 5s2 5p5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 5d 0। शुरू के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जो बंध नहीं बनाता उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 5s2 5p5, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। और d कक्षक हमारा खाली रहता है, तो वैसे यहाँ पर भी देखो यहाँ पर कि हमको 7 नए कक्षक चाहिए, मतलब ध्यान देना कि 7 हमको आधे भरे हुए कक्षक चाहिए, तभी तो उसमें फ्लोरीन जा करके कंबाइंड होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 2, ये 2 और ये 2 और ये पूरा का पूरा खाली है, तो इसमें कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर एक कक्षक, यहाँ कितने कक्षक, 3 और यहाँ पर कितने हैं, 5 कक्षक, है ना। ये हो गया हमारा 5 कक्षक। ठीक है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सब क्या हो गए हैं, अकेले हो गए, ये तो पहले से ही अकेले था, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये एक, इस वाले का यहाँ गया तो एक, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो फिर ये बना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो रहा है हमारा sp3d3 संकरण। तो देखो ये आयोडीन का है, ठीक है, संकरित अवस्था बना रहा है, आयोडीन का है। अब इसमें फ्लोरीन जा करके ज्वाइन होगा, तो ये एक फ्लोरीन हुआ, ये जो है वो दूसरा फ्लोरीन, 7 कक्षक मिलेंगे हमको, तीसरा, चौथा, है ना, ये हो गया 5वां। ठीक है, ये कौन है हमारा 6वां फ्लोरीन और ये वाला हो गया 7वां फ्लोरीन। तो इस तरीके से देखो एक s कक्षक, 3p कक्षक और 3d कक्षक मिलकर के कौन सा संकरण बना रहे हैं, sp3d3 संकरण बना रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो आकृति है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कौन रहेगा, आयोडीन रहेगा, यहाँ पर हमारा है फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन है। अब ये देखो ये इस तरीके से बनेगी संरचना, है ना, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। तो ये हो गया इस तरीके से हमारी जो संरचना है वो रेडी हो रही है। ठीक है, ये है फ्लोरीन। तो कितने फ्लोरीन हुए, 5 फ्लोरीन। अब हमको 2 और फ्लोरीन चाहिए, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो कितने, इसकी आकृति का नाम कैसे होगा, याद नहीं करना है, कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कोने हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 3 कोने थे PCl5 का, तो त्रिकोणी कह रहे थे। अब यहाँ पर कितने कोने हैं, 5 कोने हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पंचकोणी। ठीक है, और जो ऊपर और नीचे है वो तो पहले के जैसे है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका नाम क्या कहेंगे, पंचकोणी द्विपिरामिडी, क्योंकि 2 जो संरचना है वो ऊपर और नीचे कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमको पिरामिड के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पंचकोणी द्विपिरामिडी। अब बंद कोण की बारी आती है, तो इसका जो बंद कोण है यहाँ पर बनेगा 72 अंश का कोण और यहाँ पर बनता है 90 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के कोण बनते हैं, एक 72 अंश और एक होता है 90 अंश। ठीक है, तो ये जो बहुत लंबा टॉपिक था संकरण, जिसको एक वीडियो में बताना मुश्किल था, जिसको मैंने जल्दी शॉर्टकट मतलब पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसके और कुछ एग्जाम्पल है उसको मैं दूसरा अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये तुम्हारा इतना संकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से एक एक आना चाहिए, जितना बनाया गया है वो ही ज़रूरी है। तो इसको पूरा क्लियर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको आसानी से वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।